35 साल की आजादी का जश्न मनाने वाले यूक्रेन के मोर्चे पर आज भी 231 मोर्चे पर युद्ध हुई। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने 10,000 ड्रोन का ट्रेलर दिखाया। डोनेस्क में आज भी सबसे भीषण लड़ाई हो रही है और 35 साल बाद भी यूक्रेन को अपनी जमीन बचाना भारी पड़ रहा है। ओडेसा के मार्केट जल रहे हैं। क्या स्वतंत्रता दिवस यूक्रेन के लिए सिर्फ तारीख बनकर रह गई है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव पहुंचे, मिसाइल टेक्नोलॉजी देने का वायदा किया, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे अभी भी खून से लाल हैं। 1991 में आजाद हुए यूक्रेन पर 2026 में भी ड्रोन और बम बरस रहे हैं। यूक्रेन के लिए आजादी की लड़ाई और कितनी लंबी होने वाली है? डोनेस्क में रूस की सेना आगे बढ़ रही है। क्या ये यूक्रेन का आखिरी स्वतंत्रता दिवस है? आजादी का जश्न या जीवित रहने की जद्दोजहद? आज यूक्रेन किस दिन को मना रहा है? Закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкцій, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Ми не просимо воювати за нас. यूक्रेन में सबसे भयानक जंग डोनेस्क इलाके में लड़ी जा रही है। ये इलाका यूक्रेन की सबसे खून से सनी जमीन बनी हुई है। यहाँ यूक्रेन अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। आज यूक्रेन इसी इलाके में सबसे भयानक लड़ाई लड़ रहा है। डोनेस्क के एक इलाके में रूस ने 35 हमले किए, जबकि दूसरे इलाके में 20 से ज्यादा हमले हुए। दावा है कि डोनेस्क के एक इलाके से रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस इलाके में हर दिन हजारों ड्रोन, ग्लाइड बम और आर्टिलरी की बारिश हो रही है। यूक्रेन के सैनिक एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रूस का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या पुतिन का टारगेट साफ है? 2026 के आखिर तक पूरे डोनेस्क पर कब्जा कर लेना। ये यूक्रेन की जमीन का करीब 5% हिस्सा है और 26,517 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अभी 80% इलाके पर रूस का कब्जा है, मतलब करीब 21,170 वर्ग किलोमीटर पर। यूक्रेन के पास सिर्फ 20% हिस्सा ही बचा है। पैंतीस साल की आजादी का जश्न मनाने वाले यूक्रेन के लिए डोनेस्क अब सिर्फ एक मोर्चा नहीं, बल्कि उसकी आजादी की आखिरी लकीर बन चुका है। क्योंकि यहाँ से रूस की सेना और आगे बढ़ी तो ये इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। यूक्रेन के लिए ये एक बड़ा सैन्य झटका होगा, क्योंकि वो डोनेस्क की फोर्ट्रेस बेल्ट यानी कि औद्योगिक और भारी किलेबंदी वाले शहरों की वो श्रृंखला है जिसे यूक्रेन ने 2014 से मजबूत किया। क्योंकि इसके बाद यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके पर दबाव बढ़ेगा और रूस फिर से खार्किव मॉडल दोहराएगा। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ज़ापोरिज़िया शहर के इतने करीब पहुंचने की कोशिश करेगा जिससे वो अपने तोपखाने और ड्रोन के दायरे में ला सके, ठीक वैसे ही जैसे उसने खार्किव शहर में किया। रूस पहले से ही इस इलाके के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखता है, लेकिन अगर रूस ने डोनेस्क पर कब्जा किया तो वो पूरी ताकत से इस बचे हुए हिस्से को बंधक बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने बयान में कह चुके हैं कि डोनेस्क का मोर्चा खत्म होने के बाद रूस उत्तर पूर्वी सीमाओं यानी कि खार्किव और सुमी इलाके में घुसपैठ की नई कोशिश तेज कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मदद रूस के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए काफी है? क्योंकि जंग के मैदान में तस्वीर अभी भी यूक्रेन के पक्ष में आसान नहीं है। रूस के पास बड़ी संख्या में ड्रोन, ग्लाइड बम और आर्टिलरी है, जबकि यूक्रेन लगातार पश्चिमी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है। ब्रिटेन की मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर यूक्रेन की लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाती है तो रूस के अंदर मौजूद सैन्य ठिकाने, लॉजिस्टिक हब और हथियारों के डिपो भी अब यूक्रेन की पहुंच में आ सकते हैं।
लेकिन हथियार मिलना और युद्ध का रुख पलट देना दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि रूस के पास भी बड़ी सैन्य क्षमता है और डोनेस्क में उसका दबाव लगातार बना हुआ है। यानी पश्चिम यूक्रेन को हथियार दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी मदद से यूक्रेन को अपनी खोई हुई जमीन वापस मिल सकती है या सिर्फ रूस की रफ्तार धीमी कर सकती है। और अगर रूस डोनेस्क में अपनी बढ़त कायम रखता है तो फिर यूक्रेन के लिए पश्चिमी मदद की अगली सीमा सिर्फ हथियार नहीं बल्कि कितनी दूर तक और कितनी तेज मदद की जा सकती है, ये तय करना होगा। ज़ेलेंस्की के पास अभी ब्रिटेन का भरोसा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का वादा है, पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई है, लेकिन सामने रूस की लगातार बढ़ती सैन्य ताकत है। तो क्या यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद जंग का रुख बदल पाएगी या फिर 35वें स्वतंत्रता दिवस पर भी यूक्रेन को अपनी आजादी बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी? Процессу урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет. रूस के इस बयान से साफ है कि ब्रिटेन की बढ़ती सैन्य मदद को रूस सीधे चुनौती के तौर पर देख रहा है। मॉस्को का आरोप है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर शांति की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन कीव का तर्क है कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो बातचीत की मेज पर यूक्रेन की स्थिति और कमजोर होगी। यानी अब इस जंग में सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं, हथियारों की रेस भी तेज हो चुकी है। ब्रिटेन की मिसाइल टेक्नोलॉजी, यूक्रेन की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता, रूस के खिलाफ गहराते पश्चिमी प्रतिबंध और दूसरी तरफ रूस के ड्रोन, ग्लाइड बम और मिसाइल हमले। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन को मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी युद्ध का बैलेंस बदल सकती है? क्योंकि यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रूस की बढ़त को रोकना नहीं है, बल्कि रूस के कब्जे वाले इलाकों पर जवाबी दबाव बनाने के लिए पर्याप्त स्ट्राइक क्षमता तैयार करना भी है। अगर यूक्रेन अपनी जमीन पर भी लंबी दूरी की मिसाइलें बनाना शुरू कर देता है तो फिर उसे हथियारों की सप्लाई के लिए पश्चिमी देशों पर पहले की तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जितनी लंबी दूरी तक यूक्रेन हमला करने में सक्षम होगा, उतना ही रूस के अंदर मौजूद सैन्य ठिकाने और सप्लाई नेटवर्क उसकी पहुंच में आ जाएंगे। और यहीं से सवाल उठता है, क्या पश्चिमी मदद यूक्रेन को मजबूत कर रही है या युद्ध को एक और खतरनाक चरण में ले जा रही है? क्योंकि रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पश्चिमी हथियारों से रूस के अंदर हमले होते हैं तो फिर इसे रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में पश्चिम की बढ़ती भागीदारी के तौर पर देखा जा सकता है। यानी एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी तरफ हथियारों की रेंज बढ़ाने की तैयारी। और इस पूरे खेल में यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, समय का है। रूस डोनेस्क में लगातार दबाव बना रहा है। अगर रूस डोनेस्क के बचे हुए इलाकों पर भी कब्जा मजबूत करता है तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर यूक्रेन को पश्चिम मिसाइल टेक्नोलॉजी का फायदा मिलने में वक्त लगा तो मैदान पर रूस को बढ़त बनाने का मौका मिल सकता है। यानी यूक्रेन के लिए आने वाले महीने बेहद अहम हैं। क्या नई मिसाइल टेक्नोलॉजी रूस की बढ़त को रोक पाएगी? क्या डोनेस्क में यूक्रेन अपनी किलेबंदी बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हथियारों की ये नई दौड़ शांति का रास्ता खोलेगी या युद्ध को और लंबा और भीषण बना देगी? पैंतीस साल पहले यूक्रेन ने सोवियत संघ से आजादी हासिल की थी, लेकिन 35 साल बाद भी यूक्रेन अपनी जमीन, अपनी सीमाओं और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज उसके पास आजादी का जश्न मनाने की वजह भी है और उसी आजादी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती भी। आखिर यूक्रेन का ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा? डोनेस्क पर, मिसाइलों की रेंज पर या फिर बातचीत की मेज पर? आजादी का जश्न खत्म हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन की जंग अभी खत्म होती दिखाई नहीं देती। І надій водночас. Нам боляче, але ми вчимося бути сильніші за усе їхнє зло. Ми всі втомлені, але довго не скаржимось. Україна безумовно дуже хоче миру, але не готова просто взяти і здатись. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас і все. 35 साल पहले मिली आजादी आज भी यूक्रेन के लिए एक जंग बनी हुई है। रूस का दबाव बढ़ता जा रहा है,
पश्चिमी मदद का दांव भी बढ़ रहा है। लेकिन सवाल वही है, यूक्रेन की आजादी की ये जंग आखिर कब खत्म होगी?